एक सुनीता नाम की महिला होती है। अगर उसकी उम्र की बात की जाए तो उसकी उम्र लगभग 27 से 28 साल होती है। वो जो महिला होती है वो अपने घर में अपने ससुर और अपने सास के साथ रहती है, क्योंकि उसका जो पति था, उसके पति का एक विदेश में एक कंपनी में जॉब लगा था। तो उसका जो पति था पैसे कमाने के लिए यानी अपनी जॉब के लिए विदेश में रहता था और 8 महीने, 6 महीने, 5 महीने, 7 महीने पर कभी कभी घर आता था और जो भी पैसा होता था उसका घर पे देता था, उसी से उसका खर्चा चलता था। समय बीतते जाते हैं और एक दिन ऐसा आता है 2025 में, जो बीते हुए महीनों में कुंभ का मेला लगा था। जब वो मेला लगता है तो वो जो महिला होती है वो अपने पति से फ़ोन पे कहती है कि मुझे भी मेला देखने के लिए कुंभ जाना है। लेकिन उसका पति जो होता है कहता है कि मैं तो हूँ नहीं, आखिर तुम किसके साथ जाओगी। वो जो पत्नी होती है सुनीता, वो कहती है कि आप बताइए, सिर्फ आप अपना राय दे दीजिए, आप अपना जवाब दे दीजिए, मुझे आप मतलब ऑर्डर दे दीजिए, आदेश दे दीजिए, मैं चली जाऊंगी, किसी के साथ चली जाऊंगी। हो सकता है तो ससुर जी को बोल दूंगी और उनके साथ मैं मेला देखने चली जाऊंगी। दोस्तों, उसका जो पति होता है उसका नाम जो होता है अमित होता है। अमित जो होता है अपनी पत्नी को बोल देता है कि ठीक है, तुम पापा के साथ चली जाओ और फिर वहाँ पर स्नान करके और वहाँ पर मेला देख के वापस चली आना। सुनीता जो होती है कहती है कि ठीक है, और उसके बाद में वो अपने ससुर से ये बातें बताती है। और उसके बाद उसका ससुर जो होता है, जिसका नाम झगरू प्रसाद होता है, कहता है कि ठीक है, चलो मैं तुम्हें कुंभ का मेला दिखा लाऊंगा और हम दोनों वहाँ पर स्नान करके चले आएंगे। समय बीतते हैं और समय बीतने की वजह से कुछ दिनों के बाद वो भी दिन आ जाता है कि जब ससुर अपनी बहू को लेकर कुंभ मेले में पहुँच जाता है। वहाँ पर पहुँचने के बाद में वो दोनों स्नान करते हैं और मेला घूमते हैं और उसके बाद में घूमते घूमते शाम हो जाती है। शाम होने के बाद में वो लोग वहाँ पर रुकने का ठिकाना ढूंढने लगते हैं, लेकिन वहाँ आसपास कोई भी रूम नहीं मिलता है। एक जगह जाकर उन लोगों को एक कमरा मिलता है, लेकिन उस होटल में सिर्फ एक ही रूम होता है और जो मैनेजर होता है कहता है कि मैडम जी, हमारे यहाँ सिर्फ एक ही रूम अवेलेबल है और उसी में आप लोगों को एडजस्ट करना पड़ेगा। सुनीता जो होती है कहती है कि भैया जी देख लीजिए, अगर 2 रूम हो जाए तो और अच्छा है। लेकिन मैनेजर जो होता है कहता है कि मैडम हमारे पास एक ही रूम है, अगर आप शेयर कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप दूसरा देख लीजिए। उसके बाद में सुनीता कहती है चलो ठीक है, आप हमें वही रूम दे दीजिए। उसके बाद उस रूम में ये दोनों चले जाते हैं और रात के करीब 12 बजे, जब रात का 12 बजता है तो ससुर जो होता है उस कमरे में अपनी बहू के साथ जो करता है उसे सुनने के बाद आप हैरान हो जाएंगे। यकीन मानिए, जब आप ये पूरी घटना और पूरी सच्चाई आप जानेंगे तो आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी कहानी और पूरी घटना बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों से हर वीडियो की तरह इस वीडियो में भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर लें। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ें और आपको पूरी घटना विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, प्रणाम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और जहां भी होंगे वहां मस्त होंगे। मैं हूं आप सबका दोस्त अजय राज और आप लोग देख रहे हैं हमारा और अपना यूट्यूब चैनल द स्टोरी ऑफ AK। वैसे ये जो कहानी है दोस्तों, ये राजस्थान की कहानी है। राजस्थान का एक एरिया लगता है जयपुर। जयपुर के रहने वाला एक व्यक्ति होता है जिसकी उम्र लगभग 53 साल होती है। उसका नाम जो होता है झगरू प्रसाद होता है। झगरू प्रसाद का एक बेटा होता है, अमित नाम होता है। अमित की जब शादी होती है, शादी होने के बाद उसकी पत्नी घर चली जाती है, लेकिन अमित जो होता है पढ़ाई लिखाई में तेज होता है, तो उसका एक जॉब लग जाता है विदेश में। एक कंपनी के माध्यम से उसे जॉब मिलती है और शादी के करीब 1.5 साल बाद वो जॉब करने के लिए विदेश चला जाता है। उसकी पत्नी जो होती है, सुनीता नाम होता है उसका, वो घर पे अपने सास ससुर के साथ रहती है और अच्छे से अपना घर चलाती है। अमित पैसे कमाता है और जो भी पैसा उसे मिलता है सैलरी, वो अपने घर पे भेजता है और घर पे उसका उसी पैसे से घर चलता है। समय बीतते जाते हैं। अमित जो होता है अपनी पत्नी से लगातार प्यार मोहब्बत वाली बातचीत करते रहता है। इसी तरीके से दोस्तों समय बीतते जाते हैं। वो जो सुनीता होती है अपने घर पे रहती है, रोज़ अपने पति से कहती रहती है कि आप छुट्टी लेके चले जाइए, आपको देखने का मन कर रहा है, आपके साथ बैठकर बात करने का मन कर रहा है। अमित जो होता है अपनी पत्नी से कहता है कि ठीक है, बस बहुत जल्द त्यौहार आने वाला है और त्यौहार में मुझे छुट्टी मिलेगी, फिर मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा, तब तक तुम माता पिता का, मम्मी पापा का ख्याल रखो। सुनीता जो होती है अपने पति से बातचीत करती है और खुशी खुशी रहती है। समय बीतते जाते हैं। ऐसा समय आता है जो इसी महीने में यानी इसी साल में प्रयागराज में कुंभ का मेला लग जाता है। कुंभ का जब मेला लग जाता है तो बहुत सारी औरतें, बहुत सारी लड़कियां, बहुत सारे पुरुष वहां पर जाते हैं, क्योंकि ये जो मेला होता है बेहद ही पावन मेला होता है। सुनीता जो होती है जब लोगों को उस मेले में जाते हुए देखती है तो उसका भी मन करता है कि वो भी एक बार कुंभ मेले में जाए और वहाँ पर स्नान करके आए और फिर मेला देख कर आए।
लेकिन वो सोचती थी कि अगर मैं जाऊं तो किसके साथ जाऊं, मेरे पति देव तो यहाँ पर नहीं है। उसके बाद वो अपने पति अमित के पास फ़ोन करती है और कहती है कि आप बताइए, मेरा भी मन कर रहा है कुंभ जाने का, आखिर मैं कैसे जाऊं। उसके बाद उसका पति कहता है कि अगर तुम्हारा मन कहता है तो तुम भी चले जाओ और मेला देखकर चले आओ। लेकिन उसकी पत्नी सुनीता जो होती है कहती है ठीक है, लेकिन मैं किसके साथ जाऊं। इसी तरीके से समय बीतते हैं और 2-3 दिनों तक सुनीता सोचती रहती है कि आखिर वो कुंभ मेला देखने किसके साथ जाए। एक दिन ऐसा आता है कि वो अपने ससुर जी से कहती है कि ससुर जी, क्यों ना सब लोग मेला देखने कुंभ जाते हैं, तो हम लोग भी चलें और मेला देखकर और वहाँ पर स्नान करके नहा के चले आएंगे। उसके बाद उसका ससुर जो होता है झगरू प्रसाद, वो कहता है कि ठीक है, तुम अपने पति से बात कर लो और उसके बाद हम लोग कुंभ मेला देखने चलेंगे। सुनीता जो होती है अपने पति के पास फिर से फ़ोन करती है और अमित से कहती है कि पापा जी मान चुके हैं और उन्हीं के साथ मैं मेला देखने जाऊंगी, अगर आप आदेश दे दो तो मैं उन्हीं के साथ मेला देखने चली जाऊं। उसके बाद अमित जो होता है कहता है ठीक है, अगर पापा जा रहे हैं तो उन्हीं के साथ चले जाओ, वो भी वहाँ पर नहा लेंगे, स्नान कर लेंगे और तुम भी मेला घूम लोगी और तुम्हारा भी मन लगने लगेगा। इसी तरीके से सुनीता जो होती है अपने सासू से भी बात करती है, लेकिन उसकी सास जो होती है कहती है कि मेरी तबीयत खराब है इसलिए मैं नहीं जाऊँगी, तुम तुम्हारे ससुर जी के साथ चली जाओ। उसके बाद तैयारियां होने लगती है, सुनीता तैयारी करने लगती है और एक दिन ऐसा आता है कि सुनीता अपने ससुर के साथ मेला देखने के लिए घर से निकल जाती है। वो लोग एक दिन निकलते हैं, 19 तारीख को निकलते हैं और उसके बाद वो लोग 20 तारीख को जाकर कुंभ मेले में पहुंच जाते हैं। वहां पर वो लोग घूमते हैं और घूमने के बाद कुंभ मेले में वहां पर स्नान करते हैं और स्नान करने के बाद फिर से मेला घूमने लगते हैं। मेला घूमते घूमते शाम हो जाती है, लौटने का समय नहीं होता है, तो ये दोनों कहीं पर एक रूम ढूंढने लगते हैं कि यहाँ पर अगर कोई रूम मिल जाता तो हम लोग रात रुक जाते और सुबह हम लोग घर चले जाएंगे। लेकिन वहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि वहाँ पर रूम भी कहीं नहीं मिल रहा था। कुछ दूर जाकर, यानी कि 10 से 5 किलोमीटर दूर जाकर एक होटल मिलता है, जिस होटल में सिर्फ एक रूम खाली था। उस होटल में सुनीता जाती है और वहाँ पर मैनेजर से कहती है कि भाई साहब हमें एक रूम चाहिए। उसके बाद मैनेजर जो होता है कहता है कि मैडम हमारे पास रूम तो है, लेकिन सिर्फ एक रूम खाली है, उसी में आप दोनों को एडजस्ट करना पड़ेगा। सुनीता जो होती है पहले तो हिचकिचाती है, लेकिन उसके बाद में कहती है कि भाई साहब देख लीजिए, अगर कोई और रूम हो तो दे दीजिए, क्योंकि ये मेरे ससुर जी हैं, तो हम लोग रूम कैसे शेयर करेंगे। उसके बाद में मैनेजर कहता है कि मैडम हमारे पास तो सिर्फ एक ही रूम है, अगर आप शेयर कर सकते हैं तो कीजिए, नहीं तो आप दूसरा होटल देख लीजिए। उसके बाद में सुनीता जो होती है अपने ससुर जी से कहती है कि ससुर जी यहाँ पे सिर्फ एक रूम है और हम लोग 2 हैं, एक ही रूम शेयर करना पड़ेगा। अगर आपका दिल करे, अगर आपको ऐतराज़ ना हो तो वही रूम ले लिया जाए और हम लोग एक ही रात की तो बात है, शेयर कर लेंगे और फिर सुबह अपने अपने घर चले चलेंगे। उसका जो ससुर होता है झगरू प्रसाद कहता है ठीक है बेटा ले लो, उसी में हम लोग रह लेंगे। दोनों रूम ले लेते हैं और रूम में चले जाते हैं, लेकिन रूम में जाने के बाद देखते हैं कि उस रूम में सिर्फ एक ही बेड होता है, बाकी एक बेड नहीं होता है। उसके बाद में वो दोनों जो होते हैं किसी तरीके से एक ही रूम में एडजस्ट करते हैं और एक ही बेड पे ससुर और बहू लेट जाते हैं। इसी तरीके से समय बीतता है और धीरे धीरे करीब जब रात के 12 बजते हैं तो जो ससुर होता है जब अपनी बहू को देखता है तो उसके मन में कुछ अजीब सी बातें आने लगती हैं, कुछ अजीब सा ख्याल आने लगता है। और वो जो ससुर होता है झगरू प्रसाद, फिर वो अपने बहू के साथ बातचीत करने के बारे में सोचने लगता है, यानी कि उसकी नज़रें, उसकी निगाहें बदलने लगती हैं और धीरे धीरे अपनी बहू को एक अलग सी हरकतों से देखने लगता है और धीरे धीरे उसके साथ कुछ गलत हरकतें करने लगता है। उसके बाद जब वो बातचीत करने के बारे में सोचता है, दोस्तों आप समझ सकते हैं कि आखिर ससुर जो होता है वो कौन सी बातचीत करने के बारे में सोचता है। धीरे धीरे जब वो अपनी बहू को गलत तरीके से टच करता है तो कुछ देर बाद उसकी बहू की नींद खुल जाती है। लेकिन जब उसकी बहू की नींद खुलती है तो ससुर जो होता है, जब उसकी बहू की नींद खुलती है तो बहू जो होती है कहती है कि ससुर जी, बाबू जी आप ये क्या कर रहे हैं। तो जो झगड़ू प्रसाद ससुर होता है कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ बातचीत करने का मन कर रहा है, आखिर तुम्हारा भी तो पति नहीं है तो तुम किसके साथ बातचीत करते हो। बातचीत करने का मतलब और जो उसका मकसद होता है आप समझ सकते हैं, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि आखिर वो अपनी बहू के साथ कौन सी बातचीत करना चाहता था। लेकिन उसकी जो बहू होती है सुनीता इस बात को साफ मना कर देती है और अपने ससुर का विरोध करने लगती है। लेकिन उस कमरे में उन दोनों के सिवा कोई नहीं था, इसलिए उन दोनों की आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं था। ससुर जो होता है अपनी बहू के साथ
उसकी विरोध करने के बावजूद भी बातचीत कर लेता है और ज़बरदस्ती तरीके से उसके साथ गलत तरीके से गलत चीज़ें करता है। लेकिन बहू जो होती है किसी तरीके से खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन वो खुद को नहीं छुड़ा पाती है। इसी तरीके से सुबह होता है और सुबह होने के बाद वो दोनों निकलते हैं और उसके बाद बहू जो होती है वहाँ से निकलने के बाद पुलिस वालों को फ़ोन कर देती है और उसके बाद अपने ससुर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाती है। और पुलिस जो होती है उस ससुर को उसके उस गलत तरीके से, उस घटिया कारनामे की वजह से उसे हिरासत में लेती है और फिर थाने ले जाकर उसके ऊपर विभिन्न धाराएं लगाई जाती हैं और अपनी बहू के साथ छेड़छाड़ करने के जुर्म में आगे की कार्रवाई के लिए सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी को बनाने का और इसे आपको सुनाने का सिर्फ एक मकसद है, ना आपके दिल को ठेस पहुँचाना है और ना ही आपके दिल को आहत पहुँचानी है। बस हमारा मकसद है कि संसार में इस तरह की घटनाएँ होती रहती हैं, तो इस संसार की आपराधिक घटनाओं को आप लोग समझें, जानें और वीडियो के माध्यम से देखें, ताकि आप लोग ऐसे घटिया लोगों से सावधान रह सकें जो ऐसा काम करते हैं और रिश्तों की मर्यादाओं को समझते नहीं हैं और अपनी परंपरा को, अपनी मर्यादाओं को तोड़ते रहते हैं। तो दोस्तों, किसी के ऊपर विश्वास ना करें, चाहे कोई भी हो, किसी के भी साथ अपने परिवार को ना भेजें। अगर वो आपके परिवार उनके साथ जाते हैं तो पहले उनके बारे में जान लें, समझ लें, उसके बाद उनके साथ अपने परिवार को भेजें, क्योंकि इस तरह के हवस के पुजारी आप सबके आसपास भी घूमते रहते हैं। तो आशा करता हूँ कि कहानी समझ में आई होगी और आप लोगों को इससे कुछ सीख जरूर मिली होगी। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही, आज की सच्ची घटना में बस आप लोगों को इतना ही। मिलते हैं कल शाम 8 बजे एक नई कहानी के साथ, एक सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें और हमेशा हमारे साथ बने रहें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर लें, ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। तब तक के लिए दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।